क्या आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में एंटर करते ही ये महसूस किया है कि आप किसी मंदिर में आ गए हो? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट की जहां भोजन नहीं प्रसाद परोसा जाता है। भोजन जब भक्ति से जुड़ जाता है तो वह एक प्रसाद बन जाता है। जयपुर के इस अनोखे टेम्पल थीम बेस्ड रेस्टोरेंट ने भोजन को एक पवित्रता का रूप दे दिया। आज हम जानेंगे इस पवित्र भोजन, इस पवित्र जगह और इस पवित्रता के पीछे की कहानी। आज हम मिलने जा रहे हैं उनसे जिन्होंने इस दिव्य सोच को एक स्वरूप में बदला। शेफ अभिषेक शर्मा। नमस्कार। सर, श्री मोटूराम प्रसादम शुरू करने का विचार आपको कहाँ से आया? ये बात होती है आज से तकरीबन 11 साल पहले की। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बना लिए थे, बट कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट उस टाइम बहुत फैशन में थे। बट एक टाइम पे आके ऐसा लगा कि कोई भी ऐसी चीज अभी तक मैं 100 सवा 100 रेस्टोरेंट में आज तक ऐसी क्यूरेट नहीं कर पाया था जो कि हमारे इंडियन फूड को अच्छे से दर्शा सके, या आई रादर से कि जो कि सिर्फ इंडियन फूड पे फोकस हो। ठीक अच्छा। है। अब जैसे ही हम इंडियन फूड की बात करते थे तो सीधे बात आती थी कि भाई पंजाबी फूड हो गया, साउथ इंडियन फूड हो गया, बाकी कहाँ गया। तो ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं था जो इंडियन रीजनल फूड पे काम कर रहा था। सो ये एक मेरे को अच्छा आइडिया लगा और इस पे ऑलमोस्ट 1 साल तक रिसर्च करी, तब जाके ये जो फूड है जो आज आप देख रहे हैं ये उत्पन्न हुआ। बहुत बढ़िया। लेकिन अब इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि आपने इस रेस्टोरेंट का नाम श्री मोटूराम प्रसादम ही क्यों रखा? तो इसका जो नाम रखना था वो यूज प्रसादम रखना। अच्छा। ओके। प्रसादम जो है वो जान नहीं रहा था कि इसके आगे पीछे कुछ लगाना पड़ेगा। और जैसा कि हर चीज के आजकल सब प्रोफेशनल्स होते हैं, सो कई प्रोफेशनल से डिस्कस किया। जब डिस्कस किया तो किसी ने बताया आप अपने नाम से इसको रखिए। तो बचपन में मेरे को मोटू राम कहते थे तो मैंने वो मोटू राम कर दिया। फिर इसके आगे हमने श्री लगाया पवित्रता के लिए, तो श्री मोटू राम प्रसादम ऐसे इसका नाम। अच्छा। और मैंने सुना है यहाँ हर दिन की शुरुआत एक पूजा से होती है, जी। तो उसके पीछे क्या सोच है, किस तरह की पूजा वो होती है, वो आप बता पाए? देखिए, थोड़ा सा मेरा जुड़ाव भी है इन सारी चीजों से कि आज हमारे रेस्टोरेंट्स के नाम आप देखेंगे तो श्री मोटूराम प्रसादम, श्री रंगम भोजनम, अनुष्ठान, इस तरह के नाम है। सो हमारा ऐसा मानना है कि शुरुआत जब से पैदा हुए हैं तब से सुबह सुबह पूजा से ही होती है। तो हम रेस्टोरेंट जो व्यापार कर रहे हैं वो उसकी क्यों ना हो। हम्म। सबसे पहले पूजा होती है, एक भोग लगता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, उसके बाद रेस्टोरेंट और बिजनेस चालू होता है। मैं बहुत सारा आपका कंटेंट चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने एक कुछ चीज मुझे जो कॉमन नजर आई वो थी कि हर हर प्रसाद को या हर भोजन को आपने भक्ति से जोड़ा है। जी। तो प्रसाद, भोजन या भक्ति, इसका क्या आपस में क्या ये लेते अच्छा हैं? सवाल है आपका। देखिए, जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था सो मेरे को वो दर्शाना था जो हमारा आज का खाना नहीं, जो हमारी सदियों से जो खाना हम खाते आ रहे हैं रीजनल वाइज, कि जो आज मेरे दादा परदादा क्या भोजन लेते थे। सो वो जो फूड है उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो या तो बहुत कम घरों में है, या आज भी जो बड़े मंदिर है जहाँ पे प्रसाद के रूप में थाली दी जाती है, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, ऐसे बहुत सारे मंदिर है। यूजुअली ये साउथ में ज्यादा है। ठीक है। सो जब हम यहाँ पर गए तो उसको एक प्रसाद रूपी थाली कहा गया। ठीक है। सो अब मेरे को जो रीजनल कुजीन दर्शानी थी कि आज मैं अगर साउथ में हूँ तो मैंने उसको वेंकटेश्वरा भोग का नाम दिया है। अच्छा। अगर मैं नॉर्थ में हूँ या राजस्थान में हूँ तो आपको पता है अभी सावन चल रहा है तो दाल बाटी की रसोइयाँ बहुत होती है, प्रसादी बहुत होती है। हम्म। तो दाल बाटी भोग ऐसे हुआ। अच्छा। वैसे मारवाड़ी भोग, गुजरात की थाली है तो गुजरात के इष्ट देवता श्रीनाथ जी हैं, तो हम्म। श्रीनाथ जी में भी थाली मिलती है। तो अच्छा। वैसे गुजरात की थाली का नाम दिया श्रीनाथ भोग। तो अच्छा। इसके पीछे रीजनिंग है, रैंडम नहीं रखे गए। हर चीज के पीछे एक लॉजिक देखते हुए और उसकी पवित्रता देखते हुए तो उसके नाम रखे। तो अभी और कौन कौन सी नई रीजनल थालियां आप लाने वाले हैं? राजस्थानी, साउथ इंडियन, मारवाड़ी, ये सारी थालियां आप ला चुके हैं? ऑलरेडी देखिए हमारे यहाँ पे 10 से 15 तरह की थालियां हैं और शेयरेबल रहती है थालियां। और किनको अगर किसी को कम भोजन करना है तो उनके लिए प्रसादम है हमारे पास, छोटे जिससे हम्म। हम कॉम्बोस बोलते हैं। सो प्रसादम भी है। और अभी भी कई रिसर्च ऐसा नहीं है कि हमारी खत्म हो गई, कंटिन्यू हर साल
कुछ ना कुछ रिसर्च चलती है, उसका इम्पैक्ट आपको मेन्यू में देखने को मिलता है, कुछ नई थालियां ऐड होती हैं, नया टेस्ट और फ्लेवर्स देने की कोशिश करी जाती है। सावन में सबसे ज्यादा थाली आपकी कौन सी चलती है? जैसे मैंने सुना फलारी थाली एक आपका ऑप्शन है, तो उस फलारी थाली में क्या क्या आप देते हैं, या इसके अलावा सावन में व्रत में कौन सी थाली आप प्रेफर करते हैं यहाँ पे? देखिए सावन में तो दाल बाटी भोग सबसे ज्यादा चलता है। हाँ। तो दाल बाटी भोग के अंदर प्याज लहसुन ये सब? नहीं, दाल बाटी भोग के अंदर प्याज लहसुन नहीं आता। इनफैक्ट हमारे पूरे मेन्यू में 98% खाना विदाउट अनियन गार्लिक है। सिर्फ 4 चीजों में ही या 5 चीजों में लहसुन प्याज होता है, जैसे दाल मखनी हो गई, या आलू प्याज की सब्जी हो गई, या चक्की की सब्जी हो गई, जो बिना प्याज लहसुन के नहीं बन सकती, या लहसुन की चटनी हो गई। बाकी सब चीजें बिना लहसुन प्याज के ही होती हैं। दूसरी चीज जो हम फलाहारी भोग की बात करते हैं, हम काफी हमारा फेमस रहा है, काफी पॉपुलर रहा है फलाहारी भोग। और नवरात्रों में, सावन में, जिस दिन भी व्रत होता है, एकादशी का व्रत हो गया या अमावस का व्रत हो गया, सोमवार का व्रत हो गया, उसमें स्पेशल डिमांड रहती है और अलग सेटअप रहता है इसके लिए नवरात्रों में तो। और ऑनलाइन बहुत अच्छा थाली की डिमांड रहती है, लोग दूर दूर से आते हैं फलाहारी थाली खाने। सो वो क्वालिटी का, इंग्रेडिएंट्स का ये ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। एक आपकी थाली है मेन्यू में 56 भोग जी। तो ये 56 भोग थाली जब बनती है तो इसको बनाना कठिन है या रोमांचक है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए ये थाली पहले हमारे मेन्यू में नहीं होती थी, ये पिछले कुछ सालों से ही मेन्यू में आई है। और लोगों की डिमांड आई कि क्या होता था, किसी को प्रसादी करनी है, आज चढ़ाना है भगवान को, 56 भोग ही हम करना है, तो लोग बोलते थे हमें जी एक थाली बना के दे दो आप। सो आते थे, हम लोगों ने बड़े थाल मंगाए जो कि 36 इंच के 3 फीट के थाल थे, उसमें पूरा सामान लगाते और उनको देते, वो पूरी थाली लेकर जाते थे। तो धीरे धीरे जो इसकी डिमांड बढ़ी तो हमने इसको मेन्यू में रखा, और इसके अंदर 56 तो नाम है, बट इसमें 60 से ज्यादा व्यंजन होते हैं टेस्ट करने के लिए। इसको 8 से 10 जने आराम से खाते हैं, और हर तरीके का स्वाद इसमें आपको मिलता है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और गुजरात से लेकर उड़ीसा तक पूरा सारे व्यंजन उसके अंदर, सारे व्यंजन। तो ये थाली सिर्फ स्वाद के लिए है या इसमें भी कुछ धार्मिक बात छुपी हुई है? नहीं, देखिए इसमें कोई स्वाद तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए, बट अगर हम आज बात करते हैं कि धार्मिक रूप से, तो 56 भोग की झांकी बड़ी फेमस होती है, कई मंदिरों में आपने सुना होगा। तो वहाँ पे 56 भोग की झांकी, वहाँ पे 56 भोग की झांकी हुई है। सो एक पुरानी हमारी सभ्यता है जिसको कि हमने उजागर करने की कोशिश करी और 56 भोग के रूप में एक बड़ी थाली निकाली। और क्या हमेशा सारे आपका जो मेन्यू है वो हमेशा एक जैसा रहता है, हर मौसम के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से बदलता भी रहता है? नहीं, देखिए मेन्यू पूरा एक जैसा रहता है साल भर, बट डिमांड थाली की चेंज होती रहती है। जैसे इस महीने मैंने आपको बताया सावन चल रहा है, तो दाल बाटी चूरमा और फलारी थाली। अब अगले महीने भादवे का महीना चालू हो जाएगा, तो हमारी जैन थाली, शेखावटी थाली, वो काफी डिमांड में रहेगी। तो ऐसे चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। 56 भोग थाली के लिए कितनी देर पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपको? एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे पहले। 1 से 1.5 घंटे उसकी बुकिंग होती है, तो यूजुअली किसी को अगर शाम को खाना है तो वो दिन में बुकिंग करा देते हैं, अगले एक दिन पहले बुकिंग करा देते हैं। एक आखिरी सवाल अभिषेक सर, आज की युवा पीढ़ी को भोजन और परंपरा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं तो ये बता सकता हूँ कि अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो ऐसा खोलिए कि आने वाली 3 पीढ़ी आपका ध्यान रख सके, मतलब उसमें वो आप पॉपुलर हो सके, कुछ आप सोसाइटी को दे सके। मेरे कहने का मतलब था कि जैसे रेस्टोरेंट बहुत सारे खुले हुए हैं बाजार में ना, बहुत सारे लोग अपने आप को ऑथेंटिक रेस्टोरेंट बोलते हैं कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। तो हमारे रेस्टोरेंट से ऐसा क्या मैसेज उनको मिलता है जो सात्विक, पवित्रता, परंपरा से जोड़ता है? देखिए मैं ये नहीं बोलता कि मेरा खाना बेस्ट है, ठीक है, बट मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और वो जो स्वाद, जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्वाद है, वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ एक रीसी, लोग हमारे को बहुत रिलीजियस से कनेक्ट करते हैं, तो यही मैं चाहता था शुरू से कि एक ऐसा ब्रांड जो कि हमारे इंडियन ओरिजिनल हेरिटेज को, उस क्विजीन को आगे ला सके और देश विदेश तक पहुंचा सके। रिलीजियस से एक बात मुझे और याद आई सर कि यहाँ
अंदर आते ही मंदिरों की घंटियाँ, टेम्पल बेस्ड थीम सारा, जहाँ में चारों तरफ नज़र मेरी जा रही है, कुछ मंत्रोच्चारण, तो इन सब का एक रेस्टोरेंट के अंदर होना, इसका क्या रिलेशन है देखिए, आपस जब में? आप भोग खा रहे हैं, अच्छा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी मंदिर में बैठ के खा रहे हैं तो उसकी अलग ही एक वाइब्स होती है। हाँ हाँ। सो वही क्रिएट करने की कोशिश की है कि जब रेस्टोरेंट बना था तो कुछ तो थीम देनी थी, हम्म, तो क्यों ना मंदिर की ही थीम दी मंदिर जाए। थीम। तो कोशिश करी गई है। बाकी हमारे जो गेस्ट हैं उनका रिस्पॉन्स अच्छा है, और उसी से हमें आज हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है कि हम और बेटर से बेटर अपने आप अपना खाना अच्छे से सर्व कर सके, अच्छे से बना सके, इंग्रेडिएंट्स। श्री मोटूराम प्रसादम को आप आने वाले वर्षों में कहाँ देखते हैं, कितनी ब्रांचेस देखते हैं, क्या इसका फ्यूचर प्लान है? रोहित जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने इस ब्रांड को चालू किया था या क्यूरेट किया, तब से मेरी ये सोच थी कि इंडिया से ज़्यादा विदेशों में श्री मुटूरम प्रसादम हो, जिससे कि जो भी हमारे इंडियंस रहते हैं या जो फॉरेनर्स भी जहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के नेटिव हैं, वो इंडियन, ओरिजिनल इंडियन खाने को, वो उसका टेस्ट ले पाए, स्वाद ले पाए। कि हमारी जो सभ्यता है, देखिए आज 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, तो तभी से लोग खाना खा रहे हैं। किस तरह की रोटी खाते थे, कैसी सब्जियां होती थी, तो यूजुअली आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जियां हमारे यहाँ नहीं होती। हर सब्जी अलग तरीके से बनती है, या हर चीज़ की प्रिपरेशन अपनी सेपरेट प्रिपरेशन है। सो मैं यही चाहता हूँ कि मोटूराम प्रसादम इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड रहे। और इसकी हम ऑलरेडी 2 आउटलेट अभी हैं, एक सी स्कीम में है और एक मालवीय नगर में एयरपोर्ट के पास है, और जल्दी ही हम इसके तीसरे आउटलेट का भी शुभारंभ करने वाले हैं, जो कि वैशाली नगर में आ रहा है। वैशाली नगर में अब आपका तीसरा आउटलेट ओपन होने जा रहा है सर, जी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस आउटलेट की भी कोई खास बात है? देखिए, वो आउटलेट ऑलरेडी क्या होता है कि आप पहले थर्ड क्लास में होते हैं, फिर फोर्थ क्लास में, तो धीरे धीरे सीखते चलते हैं। सो 2 आउटलेट से हमने काफ़ी कुछ सीखा, और वैशाली नगर वाला जो आउटलेट है, अम, और थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करी गई है, प्रेजेंटेशन बेटर करने की कोशिश करी गई है, और जो जो कमियां थी, जैसे कि इन्वायरमेंट को लेके, म्यूज़िक को लेके, कंफर्टनेस को लेके, वो सारी चीज़ें और बेटर करने की कोशिश की, और इसको ज़्यादातर हमने और ज़्यादा पारिवारिक अच्छा। रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश की, जिसे हम एक फैमिली रेस्टोरेंट कहते हैं। तो एक अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश की गई है, और जैसे कहते हैं कि लग्जरी और कंफर्ट ज़्यादा, पैसे उतने ही, तो उसको उस तरीके से बनाने की तो कोशिश। लग्जरी और कंफर्ट के साथ साथ वैशाली नगर वाला जो आउटलेट है वो बाकी से महंगा है? नहीं जी, प्राइस हमारी सब जगह आपको प्राइस सेम हमारी सेम है, मिलेगी। मेन्यू हमारा सब में सेम है, मेन्यू सेम है, स्वाद सेम प्राइसिंग है, सेम है, स्वाद सेम है, थीम भी टेम्पल बेस्ड है। थीम भी टेम्पल बेस्ड है। देखिए, जब भी हम कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, हम देखते हैं कि पार्किंग काफ़ी हो, हाँ। और हमारा क्योंकि फोर्टे ही ऐसा है कि हम फैमिली को ही केटर करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट अच्छी पार्किंग के साथ में, जिसमें लग्जरी और कंफर्ट ज़्यादा हो, तो वही बनाने की कोशिश करी गई। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच अभिषेक सर, आपने बहुत समय दिया हमें, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया।